हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमने भाषा का चैप्टर कंप्लीट किया था, आधा किया था हमने, पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पता ना चले तो वो पीछे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा के रूप। फर्स्ट देखिए, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। यह भाषा के बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है, मतलब फेमस है और ओल्ड है, मतलब बहुत ही अर्लियर बताया जा रहा है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा होगा। मौखिक भाषा जो होता है, जिस दिन मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया होगा। परंतु भाषा के इस रूप की कमी यह है कि उच्चारित होते ही यह समाप्त हो जाता है। वक्ता श्रोता आमने सामने हैं तब तो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है तो तब हम बोलकर अपनी बात श्रोता तक नहीं पहुंचा सकते। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए श्रोता और वक्ता, यानी जो कह रहा है और जो सुन रहा है, अगर वो आसपास हैं, सामने से हैं, तो हम उससे बोल के बात कर सकते हैं। लेकिन कोई दूर है तो हम उससे कैसे बात करेंगे? तो इसके लिए क्या, इन्हीं ध्वनियों को मेल से शब्द बनते हैं। और क्या बोल रहा है यहाँ पे था, नहीं पहुंचाया जा सकता। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। मौखिक भाषा का मतलब यह होता है कि जो आपके मुख से बात निकल रही, जो जैसे मैं जो कह रही हूँ, ये जो ध्वनियाँ हैं, ये हमारा क्या है, एक शब्द में, इन सभी ध्वनियों से एक मिलके एक शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये हमारे मुख से जो शब्द निकल रहा है वो एक सेंटेंस बना रहा है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं आज बाज़ार नहीं जाऊंगी, तो मेरे मुख से निकला शब्द, कुछ शब्द निकले और उससे एक सेंटेंस बना कि मैं आज बाज़ार नहीं जाऊंगी, चाहे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, चाहे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमारे मुख से शब्द एक एक निकल रहे हैं और सब सारे जुड़कर क्या बन रहे हैं, एक वाक्य बन रहे हैं। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है। नेक्स्ट है सेकंड, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। भाषा के लिखित रूप का विकास तब होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह बनाए गए होंगे। उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे पहले का भाषा तो हमारी पहले से ही आ गई, जब लोग धरती पे जन्म लिए होंगे, तो अब जो हम बोल देते वो तो विलीन हो जाएगा, वो रहेगा नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। जैसे बोल रहा था ऊपर में, अनस्टेबल, अस्थाई नहीं रहेगा। तो स्थायी रूप से रखने के लिए क्या किया गया, लिखित भाषा बना। लिखित भाषा के लिए क्या किया उन्होंने, पत्थरों पे काट काट के लिखा, लकड़ियों पे काट के लिखा। बहुत सारे आपने अभी स्मारक देखे होंगे जिसके ऊपर ना काट काट के मतलब शब्द लिखे होते हैं, लिपि। तो उन्हीं को लिपि वर्ण कहा जाता है। वही मतलब एक लिपि का, उसे ही रिटन लैंग्वेज कहा गया। कि पहले के लोग तो कॉपी किताब होता नहीं था, जो भी वो नहीं होता था, कागज़ वागज़ नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, पत्थरों से काट काट के चीज़ें लिखते थे, काठ पे लिखते थे, लकड़ियों पे लिखते थे। तो इस तरह से वो अपनी मैसेज को छोड़ते थे कि हाँ मतलब ऐसा था ऐसा था। तभी तो आगे के लोगों को समझ में आया कि हाँ पीछे जन्म कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे, कैसे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा मैसेज छोड़ा, तभी तो हमें पता चला। तो नहीं होते हुए भी कागज़ कलम क्या करते थे, वो पत्थरों पे, लकड़ियों पे काट काट के अपनी शब्दों को लिखते थे। तो इन्हीं ध्वनियों के लिखित चिन्ह की लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। जो लिखित चिन्ह बने वो लिपि या वर्ण कहे जाने लगे। आगे देखिए व्याकरण। हमने भाषा देख लिया, व्याकरण यानी ग्रामर। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो आप पहले गलती करते हैं। शुद्ध रूप से भाषा का प्रयोग करने के लिए भाषा के नियमों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। भाषा के ये नियम ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है तो क्यों है। उदाहरण के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के निम्नलिखित वाक्य देखिए। बच्चा घर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है व्याकरण में, कि हम कुछ लिखते हैं
तो उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, यानी उच्चारण बोले तो वो सही होना चाहिए। हमने बोला कि मैं खाना नहीं खाती, मैं खाना नहीं खाता, अगर मैं लड़की होके खाता हूँ करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो एक सेटअप होता है, जब लड़की है तो खाती बोलेगी, लड़का है तो खाता बोलेगा। इस तरह से होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप शुद्ध बोल रहे हो या अशुद्ध बोल रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है बच्चा घर जाते हैं, तो क्या होगा, बच्चे घर जाते हैं होगा, यानी सी इज़ इट मैंगो, सही है, नहीं, सी इज़ इट मैंगो होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक हिंदी और एक इंग्लिश देख के आपको क्या किया है, आपको एक गलत और एक सही, एक गलत वर्ड दिखाया कि कैसे अशुद्ध वर्ड है। तो दोनों वाक्य अशुद्ध हैं, देखो लिख दें यहाँ पे, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़कर आप कह सकते हैं कि ये दोनों वाक्य गलत है। सही वाक्य होंगे क्या, जैसे हम पढ़ के ही बता सकते हैं। क्यों, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें भाषा की समझ है। अब एक छोटे बच्चे को जिसको बिल्कुल भाषा पता नहीं, क्या वो पढ़ पाता, उसे लगता है ये सही है, लेकिन जिसे पता है वो समझ जाएगा कि हाँ ये गलत है, ये शुद्ध रूप नहीं है, अशुद्ध रूप है। तो देखिए क्या है, बच्चे घर जाते हैं, सी इज़ ईटिंग मैंगो। तो इस तरह से हमें अभी ये सही, अभी ये क्या किया, उसे सही किया गया, इनकरेक्ट को करेक्ट किया गया। तो उसी प्रकार जिसे नहीं पता है, भाषा का ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, वो गलत को भी सही मान लेंगे, और जिन्हें पता है वो समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य क्यों गलत है। आप बता सकते हैं कि हिंदी के वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा, अर्थात बच्चा के स्थान पर बच्चे का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह अंग्रेजी का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अतः इसकी क्रिया इट के स्थान पर इटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात बोला है कि प्रश्न उठता है कि गलत क्यों है, और गलत है तो क्या आप बता सकते हैं कि हिंदी वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया था बच्चा घर जाता है, बच्चा घर जाते हैं, तो क्या है कि अगर बोल रहा है कि क्रिया यदि बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। मतलब क्रिया जाते हैं, बोला ना बच्चा घर जाते हैं, तो जाते जब बोल रहा है, जाते मतलब कि वो बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल जिसे कहा जाता है। तो अगर आपका काम जो है वो बहुवचन में अगर आ रहा है तो हमारा जो सब्जेक्ट, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुवचन में। इसीलिए बच्चे हो गया, वहाँ पे चिल्ड्रंस हो गया, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बच्चा को बच्चे कर दिया, बच्चे घर जाते हैं, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इसी तरह अंग्रेजी का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अतः इसकी क्रिया में ईट के स्थान पर ईटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का, तो क्या बोल रहा है, ईट के स्थान पर ईटिंग का प्रयोग। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या था, सी इज ईटिंग मैंगो, तो हमारा टेंस में क्या होता है कि अगर आप एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे V1 का प्रयोग है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, V5 का। तो V5 में ING लग जाता है, इसीलिए इट के स्थान पे इटिंग हो गया। समझ में आ गया आपको। अगर हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अगर हम वहीं पे अगर बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा का तो वहाँ पे हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा के बारे में बात हो रहा था, इसलिए इस क्रिया में इट के स्थान पर इटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। जब तक आपको व्याकरण यानी कहते हैं ना, ग्रामर अगर आ गया तो सब आ गया, हर घर में बोला जाता है ये बात। तो जब तक आपको व्याकरण, ग्रामर इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का व्याकरण ना पता हो तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, आपसे हमेशा इनकरेक्ट ही वाक्य, सेंटेंस जो भी हैं बनेंगे। नीचे आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। भाषा के नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत, तथा कोई रूप सही या गलत क्यों है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जो मैंने बात अभी बोला वही बात इसने यहाँ पे कही कि अगर आपको व्याकरण की सही शैली पता नहीं होगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा वाक्य गलत है, कौन सा सेंटेंस गलत है। इसलिए हमें व्याकरण को सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, उनके नियमों को जानना जरूरी है कि कौन सा नियम कब लागू होता है।
कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, व्याकरण की परिभाषा, भाषा के यानी ग्रामर की डेफिनेशन। यहाँ पे ग्रामर का डेफिनेशन दे रहा है, भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन यानी कि जितने भी रूल्स हैं लैंग्वेज के, उसके अंतर्गत यानी उसके अंतर्गत जो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो भी रूल या नियम आप यूज़ कर रहे हो बनाने के लिए, बोलने के लिए, ये सब क्या है, ग्रामर। हमारे मुंह से जो सही वर्ड निकल रहा है, जैसे मैंने बोला मैं बाज़ार जाऊंगी, अब मैं यही बोलती कि मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं बाज़ार जाते हूँ, चाहे जो भी एनी मतलब कोई अशुद्ध सा वर्ड हमने बोल दिया, तो उस टाइप का अगर हमने वर्ड यूज़ किया तो क्या होता है, वो हमारा गलत मीनिंग है। तो हम जो भी वर्ड निकाल रहे हैं अपने मुख से, वो हमारा व्याकरण है। हमारे व्याकरण ही हमें सही और गलत की पहचान बताता है कि कहाँ और कब हमें क्या लगाना है। जैसे व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए ये 3 आ गए व्याकरण के अंग। अगर हम इन्हें और इन्हें जान जाएंगे तो हमारा ग्रामर परफेक्ट हो जाएगा। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए नीचे है, हमने सीखा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, अभी यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ पे इतना पे स्टॉप कर दिया गया है। हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाता है तथा दूसरे की मन की बात ग्रहण करता है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको पूरे चैप्टर का एक छोटा सा डेमो दे दिया गया, छोटा सा, जिसमें आपको सारे चैप्टर का पता चल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। थर्ड में देखिए, मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्ण या लिपि चिन्ह किसे कहा जाता है, तो ये उसका डेफिनेशन होगा। वर्णों की व्यवस्था था उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो ये हो जाए लिपि चिन्ह या वर्ण, ये होगा। लिपि किसे कहते हैं, तो ये होगा। वर्णों की व्यवस्था था उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं, तो ये भी डेफिनेशन हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है जो ऊपर में आपने अभी पढ़ा। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। जो हम पढ़े देखिए वही यहाँ पे बता रहा है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने भाषा और व्याकरण का चैप्टर पढ़ लिया हमने। इसके पूरे मतलब कि बोले तो समरी हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, हम अब वर्ण विचार करेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने उसके भाषा के जो वो हैं, बोल हैं, इसी को पढ़ के हम सीखेंगे कि भाषा हमारा व्याकरण गलत ना हो। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार जो हमने यहाँ पे किया था, सबसे पहले वर्ण विचार से स्टार्ट होगा। ये तो आपका है कि जो हमें लिखना है वो सब लिखना है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था हमने उसे पढ़ लिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे वर्ण विचार के साथ। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय, थैंक यू।